सो फाइनली गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो 1 अंक 2 अंक में पूछे जाते हैं तो उनको हमने कवर कर लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर 4 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं तो उनको कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई भी कर रहे हो और एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आए, प्रश्न बैंक, पेपर लीक हो, तो सबसे पहले आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न आएगा दोस्तों, 4 अंक में आ सकता है दोस्तों आपके लिए, कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक स्थिति है वो एशिया महाद्वीप इधर है, तो ये दक्षिण एशिया इधर इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। तो इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन करना है। तो दक्षिण एशिया में 7 देश हैं। ठीक है दोस्तों, कितने देश हैं? सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो जाता है। तो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं दोस्तों? दक्षिण एशिया में है 7 देश, है ना। तो 7 देशों में भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र था। आप लोकतंत्र के बारे में लिख देना, इसमें थोड़ा बहुत कहे तो वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपको दोस्तों एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे, 4 के 4। सेकंड पॉइंट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन है। बांग्लादेश में भी 1971 में लड़ाई हुई, तो वहाँ पर सैनिक शासन भी है और लोकतंत्र शासन भी है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन है, वहीं पर पाकिस्तान का भी ऐसे ही हाल है। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है अपना, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन और राजतंत्र शासन है। वहाँ पर पहले क्या है, राज्य का शासन हुआ करता था, तो 2008 में क्या हुआ, नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर एक संविधान लाया गया, तो तब से वो क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं श्रीलंका के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे, तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में आप लिख देना कि वहाँ पर श्रीलंका में कौन से समुदाय की, यहाँ पर आप जातीय संघर्ष के बारे में टिप्पणी देख सकते हैं। ये इस प्रकार से टिप्पणी दी गई दोस्तों यहाँ पर। तो टिप्पणी अब देखते हैं, प्रश्न अपना दूसरा ही वही वाला है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखना है। तो वीडियो को थोड़ा दोस्तों आप धैर्य बनाकर देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो से बिल्कुल प्रॉफिट होगा और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने पढ़कर नहीं आए हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। पहला पॉइंट आएगा श्रीलंका के जातीय संघर्ष में कि सिंहली समुदाय की वहाँ पर बहुसंख्या है। आज़ादी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, उसके बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक समुदाय किसकी, सिंहली। जो अपने देश में हिंदू है ना, तो वहाँ पर क्या है, सिंहली, तो वहाँ के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है प्रारंभ से ही। ठीक, दूसरा पॉइंट है, सिंहली समुदाय का किसके खिलाफ, तमिलों के खिलाफ। अब दोस्तों ये तमिल लोग हैं अपने भारत देश से कहाँ चले गए थे, श्रीलंका चले गए, तो वहाँ पर जो सिंहली समुदाय हैं तो इनके खिलाफ हो गया था। कैसे, सिंहली समुदाय भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ किनका है, सिंहली लोगों का है। ठीक, स्वाभाविक सी बात है, यदि अपने देश में कोई आए तो अपन उनका विरोध करेंगे कि वो हमारे देश में आकर पैसे कमा रहे हैं और हम उनका मुंह देखें। ठीक, आप समझ रहे होने मेरी बात को। तीसरा पॉइंट है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में आप लिखना यहाँ पर थोड़ा दोस्तों, हाँ, तीसरा पॉइंट है उग्र तमिल राष्ट्रवाद। अब क्या हुआ, तमिल लोग वहाँ तो चले गए थे, तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। मतलब तमिलों ने भी एक संगठन बना लिया। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। अब लिट्टे दोस्तों, लिट्टे क्या है, तो ये उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है जो कहाँ पर है, श्रीलंका में, वहाँ पर इन्होंने
एक संगठन बना लिया था। और इनकी मांग क्या थी कि वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे। यहाँ पर आप चौथा पॉइंट में देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना प्रश्न है दोस्तों, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण। अब भारत श्रीलंका मतभेद होते ही रहते हैं दोस्तों। तो भारत श्रीलंका हो गया, भारत चीन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, इनके मतभेद के कारण और इनके संबंध आपको इनमें से एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों ज़रूर। तो भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण बताना है तो नागरिकता संबंधी विवाद है, अब इसके बारे में ये टॉपिक पढ़ लीजिए। और तमिल नागरिकों की समस्या। अब तमिल नागरिकों की समस्या क्या है, सिंहली और तमिलों के मध्य कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे, है ना कि नहीं। तमिल लोग वहाँ चले गए तो सिंहली ने क्या समझा कि ये हमारे व्यापार को ठप कर देंगे, ये आ गए हैं। फिर क्या हुआ, जब तमिल इलम की मांग की गई तो यह संघर्ष 1976 से 2008 तक चलता रहा, जिसमें दोनों पक्षों का नरसंहार हुआ। तमिल नेता प्रभाकरण की हत्या के बाद यह समस्या शांत हो गई। अब क्या हुआ, तमिल नागरिकों की भी समस्या है। अपन किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण। ठीक, तीसरा जल सीमा विवाद। श्रीलंका और भारत की समुद्री सीमा में स्थित कच्छ तिबू द्वीप के अधिकार को लेकर मतभेद खड़े हो गए हैं। यह द्वीप मछली पकड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। कौन सा द्वीप, कच्छ तिबू द्वीप। चौथा है आर्थिक हितों की समस्या। भारत व श्रीलंका चाय उत्पादन में शीर्ष स्थिति रखते हैं, अतः इनके व्यापार को लेकर दोनों देशों के हितों में टकराव होता रहता है। तो यह हो गया श्रीलंका और भारत के क्या मतभेद के कारण है। भारत नेपाल के संबंधों की व्याख्या, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़कर समझ सकते हो। वैसे तो मैं समझाऊंगा, पर मैं आपके समय के बचाव के लिए ये सुविधा यहाँ पर चालू कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बिल्कुल पढ़ लीजिए इनको दोस्तों। एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, इतना तो विश्वास है मुझे। बहुत ही अच्छे पॉइंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना प्रश्न क्रमांक है 5, दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं आपको बताना है। तो विविधताओं से भरा है पूरा दक्षिण एशिया। दूसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, अपन ने अभी पढ़े, कहीं लोकतंत्र है तो कहीं सैनिक शासन है तो कहीं गणतंत्र है। तीसरा पॉइंट है सार्क सहयोग आपस में 1985 में इसकी स्थापना हुई। सार्क की कब स्थापना हुई, 1985 में। और साप्टा पर हस्ताक्षर हुए कहाँ, दक्षिण एशिया में, ये भी एक दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषता है। पांचवा है संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देख सकते हो आप, अफगानिस्तान में बहुत ही संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ पर किनका शासन है, तालिबान का शासन है। तो संघर्षों की आशंका वाला क्षेत्र भी कौन है, दक्षिण एशिया है। अब साप्टा क्या है इसके बारे में बताना है। तो साप्टा दोस्तों दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसे कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म साप्टा। दक्षिण के सदस्य देशों ने 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते के तहत दक्षिण देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को सन 2007 तक 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे अपना सार्क के सिद्धांत। सार्क के सिद्धांत क्या हैं, तो सार्क के सिद्धांत है संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभ। तो ये हैं सार्क के सिद्धांत। ठीक, यदि दोस्तों अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप पढ़ने वाले छात्र हैं, और पढ़ने वाले छात्र कभी भी निराश, कभी भी बोर नहीं होते। ओनली 40 से 45 मिनट्स तक वो अपनी स्टडी लगातार करते रहते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग के मसले, तो ये है सहयोग और असहयोग के मसले। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप दोस्तों पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ने वाले। ठीक, इनको पढ़ लीजिए। भारत पाक संबंध, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा संबंध है, तो ये व्यापार वाणिज्य, इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं, इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, ये भी किसका पॉइंट है दोस्तों, भारत पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव। अब अमेरिका प्रभाव दोस्तों, अमेरिका का प्रभाव सारी दुनिया में है, तो उसका प्रभाव थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों।
अमेरिका का प्रभाव, यह दक्षिण एशिया में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सांस्कृतिक विकास होता है। आप देखते होंगे कि कहीं की टी शर्ट है, फुटबॉल है, तो वहाँ पर अमेरिका का लोगो या वाइट हाउस या फिर अमेरिकन ऐसा कुछ लिखा रहता है। वैश्वीकरण में ये प्रथम स्थान पर है। पाकिस्तान को सहायता देता है ये, ठीक, और आर्थिक मदद सभी को करता है और सामाजिक विकास ये पूरी दुनिया में कर रहा है। ताशकंद समझौता के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं दोस्तों, आप इनको अभी के अभी पढ़िए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने से ही याद नहीं होता है। एक बार उनको कम से कम 2-3 बार देखना होता है, तब याद हो जाता है, ठीक। कश्मीर समस्या दोस्तों, तो ये है कश्मीर समस्या। कश्मीर का इतिहास, पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ था, आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों को भगाना, कश्मीर में भारत विरोधी ताकतें का एक्टिव होना, तो ये है कश्मीर समस्या। आप इनके पॉइंट है तो इनको पॉइंट में लिख देना और क्या करना, इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देना, तो आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। भले ही वो 5 नंबर में आए, 5 के 5 फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आईएमपी फैक्ट्स इन एनसीईआरटी से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, तो आप इनको पढ़ लीजिए दोस्तों। वैसे तो मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप उनसे ही थोड़े संतुष्ट हो जाए। यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए अभी के अभी, और कॉपी में नोट तो अभी नहीं हो सकते, पर आप पढ़ लीजिए और दोबारा से वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। अगली साइड देखते हैं हम, ये है, ये वही वाला पेज आ गया दोस्तों, ये दक्षिण सार्क, ठीक। आप इन्हें याद कर लीजिए। नेपाल में लोकतंत्र 2008 में आया, 2015 में नया संविधान अपनाया गया। लिट्टे की स्थापना किसने की थी? प्रभाकरण ने की थी, और इसकी समाप्ति 2008 में हुई थी, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और यह कब लागू हुई? 17 अगस्त 1947 को, ठीक। मतलब स्वतंत्रता मिलने के 2 दिन बाद ये रेड क्लिफ रेखा जो है तो वो एक्टिव हो गई थी। 1998 में भारत ने पोखरण में क्या किया? परमाणु परीक्षण किया था, ठीक। और 1974 में भी फर्स्ट बार जो परमाणु परीक्षण अपने इंडिया ने किया था। आईएसआई ये क्या है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। आप इन पॉइंटों को भी पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको इसी प्रकार के सिंपल नोट्स और बिल्कुल एनसीईआरटी के विश्वसनीय उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या फिर आपकी परीक्षा स्थगित होने वाली है या आपको जनरल प्रमोशन मिलने वाला है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।